तू चुप क्यों? जवाब दे इसके सवाल का, जवाब दे। नहीं नहीं सुरेश भैया नहीं। और तू क्या सोच कर आया था इसके पास कि ये बेचारी सीधी सादी एक ही बार में तेरे मन की सब मुरादें पूरी कर देगी और चुपचाप लौट जाएगी अपने पियर? और इधर आ इधर, ये देख, ये राधिका के माँ बाप जैसे ताऊ ताई, ये दिन दिखाना चाहता इनको तू? बस ये ताऊ जी, राधिका के ताऊ जी अच्छी तरह जानते हैं मैं यहां तक कैसे पहुंचा, मुझे किसने उकसाया। और अब मैं शांति से जीना चाहता हूं, अपनी मर्जी से जीना चाहता हूं। तुम जहां चाहो जैसे चाहो अपनी मर्जी से जी सकते हो अविनाश, लेकिन राधिका इन पेपर्स पर सिग्नेचर बिल्कुल नहीं करेगी, समझ गए तुम? और एक बात कान खोल के सुन ले तो, अगर तूने कोई भी गलत कदम उठाया या राधिका को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो भूल जाना कि हम कभी तेरे भाई थे, क्योंकि तू हमारे लिए सिर्फ वो कातिल है जिसने एक मासूम का खून किया है, जो हम सबका बहुत अपना, बहुत अजीज है। समझ गया तू? क्या देख रहा है? निकल यहां से, निकल यहां से, निकल जा यहां से। चल 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 अपने घर चल। बेटे वहां तेरे सब अपने तेरा इंतजार कर रहे, तेरा कमरा, तेरी गुड़िया। चल बेटी चल। श्रीवास्तव क्षमा चाहता हूं मैं आपसे। आओ बेटा। राधिका, राधिका मत जाओ प्लीज, प्लीज रुक जाओ राधिका। राधिका तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकती। ताई जी आप राधिका को नहीं ले जा सकते हो। राधिका मैं नहीं जाऊंगी। ताई जी प्लीज आप नहीं ले जा सकते। ताई जी राधिका। हम कैसे जा सकते हैं ताऊ जी? आप ही ने तो सिखाया था कि शादी के बाद हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारा मरना जीना सब यहीं पर है, तो हम कैसे जा सकते हैं? ललिता जी तो शायद यहीं खुश रहेगी। जीती रहो बेटे। आइए। मैंने मना किया था ना। किस बात के लिए? यहाँ पर आने के लिए। मैं तो तुम्हारा घर पर ही वेट कर रही थी, पर ना तुम आए ना कोई फोन, तो इसलिए मैं यहाँ आ गई। अब बताओ ना क्या हुआ था वहाँ? इस वक्त यहाँ से तुम चली जाओ ईशा। पहले बताओ ना। मैंने कहा ना यहाँ से चली जाओ। ठीक है तो तुम भी मेरे साथ चलो। बस मैं छोड़ो ईशा, तो मुझे अकेला छोड़ दो। कितने हुए भाई? बाबू जी 5 रुपये हुए। आले फल। भाई साहब टैक्सी खाली है? हाँ जी खाली है, बैठा हूँ। साइन चलोगे? अरे चलेंगे महाराज, जहाँ आप कहोगे वहाँ। डॉक्टर साहब सत श्री अकाल महाराज। तुम्हारा चेहरा कुछ पहचाना सा लगता है।
शायद मैं तुम्हारी टैक्सी में पहले भी बैठ चुका हूँ। नहीं जी नहीं, टैक्सी में नहीं। वो क्या है कि मैं अपने प्रा को लेके आपकी क्लिनिक में आया था, वही मुलाकात हुई थी हमारी। त्रिलोक कपूर? महेश भंडारी ने शायद उन्हें मेरे पास भेजा था। वो आपके? मेरे समझी जी। आप? मैं विशेषनाथ कपूर। आप बैठो जी, बैठो। आप कैसे हैं आपके भाई? वो तो नहीं रहा जी। हम सारों को छोड़कर अचानक ही भगवान के पास चला गया। अचानक नहीं, ये तो होना ही था। जी, मैं समझा है। विशेष जी, आपके भाई आपसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मुझे कसम दी थी, दरअसल उस दिन मैंने आपसे झूठ कहा कि आपके भाई भले चंगे हैं। उन्हें ब्रेन ट्यूमर था। क्या कहा? ब्रेन ट्यूमर था? मेरे सामने रोए, गिड़गिड़ाए और मुझे कसम थी कि मैं आपसे कुछ ना खाऊं। मैं हेल्पलेस था विश्वेश्वर जी। मैंने भी अपने सारे अधिक छोड़ दिए और उनकी बात मान ली। मेरे से पास इसके साथ कुछ चारा नहीं था। नहीं चाहिए मुझे इस शख्स की फोटो इस घर में। नहीं चाहिए तेरी फोटो इस घर में। क्या हुआ प्राजी? क्यों होया जी? ये झूठा है, झूठा। फरेबी है, मक्कार है। और आखिर दुनिया का रंग तुझ में भी चढ़ी गया ना। जुबान पे मिस्री और दिल में इतना बड़ा फरेब, और वो भी अपना प्राची से। सच कह रहा हूं मैं। दिन रात अपने प्राची के आगे पीछे घूमता रहता था, प्राची प्राची करता हुआ, और मैं भी सुन लेता था क्योंकि एक यही तो बच्चा था जो अपना था। लेकिन तुझ पे भी दुनिया का रंग चढ़ गया वे, और तूने अपने प्राची को भी नहीं बख्शा। क्या हुआ? बोलो तो सही। क्या था चाय जी? इसका डॉक्टर मिला था। उसने कहा कि इसकी मौत अचानक नहीं हुई है। इस कमबख्त को भी पता था कि इसकी मौत अचानक नहीं हुई है, और इसे ब्रेन ट्यूमर था। इसे ब्रेन ट्यूमर था। सुबह ये मेरे साथ खेल खेल रहा था, चोर पुलिस का खेल। मेरी आंखों पे पट्टी बांध गया और कहाँ जाके चुप गया, आज तक वापस नहीं आया। काश मुझे पता होता कि तुम मेरे साथ खेल खेल रहा है। हमारे बीच दीवार खड़ी कर रहा है, ब्रेन ट्यूमर की दीवार जो गिर जाएगी एक दिन। चाय जी अगर मुझे पता होता मैं इसके सारे अरमान पूरे करता, सिर्फ 300 में सारे अरमान पूरे करता। और बहुत शौक था ना, बहुत शौक था कि मौके कन्यादान का कुछ भी करता, लेकिन तेरे हाथों इसका कन्यादान करवाता मैं।
क्यों किया तूने ऐसा यार? क्यों किया तूने ऐसा? और क्यों किया? मैंने पता होता कि तेरा ये हाल है, मैं ये जवान कभी गिरी नहीं होगा, और तेरा गिरी कभी नहीं आना, कभी नहीं करना। बस कर अर्जुन, अर्जुन बस करो। चाचू ने किसी को भी नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि घर में किसी को भी तकलीफ हो। लेकिन तुम्हारे पापा तो डॉक्टर तुम्हें को जानते हैं ना, उन्होंने चाचू को अपॉइंटमेंट भी लेके दी थी। तो इसका मतलब कि तुम्हारे पापा जानते थे कि चाचू को ब्रेन ट्यूमर है। हाँ जी, जानते थे। हाँ, तुम्हारा मतलब कि तुम भी जानते थे कि चाचू? नहीं अर्जुन, अर्जुन जैसे तुम्हें आज पता चला है वैसे ही मुझे आज मालूम पड़ा है। मैंने अभी अपने पापा को फोन किया तो उन्हें बताया कि जब डॉक्टर दवे ने चाचू की डिजीज के बारे में बताया तो वो यहाँ बावरी से मिलने आए थे। पापा को देखते ही चाचू ने अकेले लिख के और उन्होंने कसम दी कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगा, स्पेशली बाबूजी को, क्योंकि उन्हें पता था कि बाबूजी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जब चाची ये सब कुछ बर्दाश्त करके बैठी है तो बाबूजी ने भी बर्दाश्त कर लेना था। अगर पहले पता चलता था तो तू क्या कर लेती बता? अपनी जबान पर ताला लगा लेती या चाचू के रोने धोने पर तरस खा के घर का हिस्सा बांट रुकवा देती? हाँ रुकवा देती, बल्कि ये नौबत ही नहीं आती। बाबूजी अपने आप ही ये सब कुछ रुकवा देते या फिर शायद भुला ही देते। अच्छा, और तू क्या करती तब? देखो जी, मैंने चाचू की सच्चे दिल से सेवा की है। 8 साल तक उनके आगे हाजी हाजी करती रही, वो भी सब दिखावे के लिए नहीं, सच्चे दिल से। अब अच्छू की बीवी ने आके मेरे किए कराए पे पानी फेर दिया तो वो मेरा नसीब है। लेकिन जो हुआ सो हुआ, हम क्या कर सकते थे?
चाची, चाचू ने बाबूजी को कुछ नहीं बताया, मगर कम से कम उन्हें आपको तो बता देना चाहिए था। नहीं पुत्र, उन्होंने चंगा ही किया। उनकी बीमारी तो लाइलाज थी। पुत्र, अगर प्राची बात जान जाते तो दिल से लगा लेते, और शायद वो ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो फिर पुत्र, हमारा क्या होता, इस घर का क्या होता? और पुत्र, तुम बच्चों का क्या होता? चाची, सुना है ब्रेन ट्यूमर में तो बड़ा ही जानलेवा दर्द होता है। आखिरी दिनों में तो त्रिलोकी, इतनी सी भी खरोंच तेरे को लग जाती थी तो हाय प्राजी करके बिलख पड़ता था तू। और इतना सारा दर्द तो कल ही बर्दाश्त कर गया, पता ही नहीं लगने दिया तूने किसी अपने प्राची तक का नहीं। एक आध बार तूने कहा था जरूर, प्राची वक्त बहुत कम है, काम बहुत करने हैं। पर तू क्या कहना चाहता था? तेरा इशारा क्या था? मैं नहीं ना समझ सकता, मैं नहीं समझ सका। सुनिए जी। ईशा सिंह? हाँ ईशा, सिर्फ ईशा। वो जो भी हो, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं आपको नहीं जानती। लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। देखिए, आप बाद में आइएगा, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं। बात तो मैं करके ही जाऊंगा, और वो भी अभी। अच्छा एक बात बता दूं तुम्हें, मेरा नाम मुकेश है और मैं अविनाश का भाई हूँ। तो मुझसे क्या काम है? आपका भाई यहाँ नहीं है? जानता हूँ मैं, यहाँ नहीं है वो। अच्छा क्या नाम बताया था? ईशा। हाँ, एक बार शादी हो चुकी है ना तुम्हारी, वाइफ का दर्जा एक बार मिल चुका है, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता, आप ये सारी बातें मुझसे क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अविनाश की बातों में आकर तुम जो नई जिंदगी के सपने देख रही हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो अपनी बीवी को कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि 4 दिन अपने घर वालों से रूठकर घर के बाहर क्या निकल गया, अपने घर वालों को भूल जाएगा वो? अगर ऐसी बात होती तो इधर उधर क्यों भटकता रहता? तुम्हारे घर पे यहाँ रहना नहीं आ जाता वो? वो जो कुछ भी करेंगे सब ठीक ही करेंगे, मुझे उन पर भरोसा है। वो मुझे धोखा कभी नहीं देंगे, कभी नहीं। जानता हूं मैं, वो तुम्हें धोखा नहीं देगा, लेकिन वो अपनी बीवी को कभी नहीं छोड़ेगा। और एक बात बता दूं मैं,
कानूनन जब तक वो अलग नहीं होते तब तक तुम्हारी शादी अविनाश से कभी नहीं होगी, और राधिका ऐसा कभी नहीं होने देगी। नहीं होने देती तो ना होने दे, ये शादी जरूर होगी। अविनाश ने कहा है ये शादी जरूर होगी एट एनी कॉस्ट। अच्छा, एट एनी कॉस्ट? अपने किए की कॉस्ट तो वो भुगत रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, वो अकेला नहीं पीसेगा, तुम भी पीसोगी। यस। अरे अरे सक्सेना साहब, आइए आइए महाराज, कैसे हैं आप? तशरीफ, मैं एक मिनट, आप तशरीफ रखिए प्लीज, बैठिए। और हुजूर, क्या है जनानी, आप पता नहीं कहाँ चले गए। तकल्लुफ क्यों भाई? तकल्लुफ कैसे? बैठिए ना, बैठिए बैठिए। भाई बस घर से कोर्ट के लिए निकला था, वहाँ मालूम है कि आधे घंटे का टाइम है अभी, सोचा आपसे मिल लूं। और सुनाइए क्या हाल चाल है? क्या सुनाऊं सक्सेना साहब, भाई ने जो झटका दिया है, बस उसी से निकलने की कोशिश कर रहा हूं। निकल जाएंगे कपूर साहब, उससे भी बाहर निकल जाएंगे। वो बलवंत ओबराय साहब है ना, उनको जानते हैं आप? हाँ जी, नाम तो काफी सुना है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वही जिनका बंबई होटल है, जहां राधिका बिटिया के ससुर जी काम करते हैं। बिल्कुल सही पहुंचे कपूर साहब आप। ये जो बलवंत जी है ना, इन पर लक्ष्मी की अटूट कृपा है, लेकिन घमंड उनमें नाम मात्र भी नहीं है। कपूर साहब, उनके दो बेटे हैं, एक की शादी हो चुकी है, एक अमेरिका से अगले महीने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आ रहा है, जिसका नाम रवि है। बलवंत साहब मिले तो मुझे कहने लगे कि भाई आपके दिमाग में कोई सुशील, सुंदर, संस्कार वाली लड़की हो तो बताइएगा। वो चाहते हैं कि रवि के यहां आते ही वो फौरन उसकी शादी कर दें। उनकी कोई मांग नहीं है, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि संस्कारी लड़की हो जो उनके घर में घुल मिल जाए। और उनकी ये बात सुनकर मेरे दिमाग में फौरन अपनी बेटी निम्मो आ गई। यकीन मानिए कपूर साहब, ऐसा अच्छा लड़का आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने उसको बचपन से गोद में खिलाया है और उसके परिवार के साथ मेरे अच्छे संबंध हमेशा आना जाना रहता है। नहीं, वो आपकी बात पर मुझे 1% शक नहीं है सक्सेना साहब, लेकिन कहां वो और कहां हम। कपूर साहब, आपकी विनम्रता की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन एक बात मेरी याद रखिए, मैं दोनों खानदानों की हैसियत सक्सेना साहब, ये दीवार देख रहे हैं आप, ये दड़बे, ये घर अब घर नहीं रहा। साहब, ये दीवारें जो आप मुझे दिखा रहे हैं ना, मैं बहुत पहले देख चुका हूं। आपके चेहरे पर कपूर साहब, ये दीवारें रहें न रहें, लेकिन आपकी हैसियत, आपकी शख्सियत वही रहेगी जो थी और है। देखिए, तुलसीदास जी ने बहुत सही लिखा है, होई है वही जो राम रचि रखा। और यकीन मानिए, आप जैसे नेक इंसान के लिए राम जी ने जो कुछ लिखा होगा, अच्छा ही लिखा होगा। विश्वास रखिए, हमारी बेटी निम्मो बहुत सुखी रहेगी वहां पर।